स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, अगर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दे लेकिन अगर वो अपनी उम्मीदों को नहीं खोता तो वो सब कुछ वापस ला सकता है जो अब तक वो खो चुका है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आदर्श समाज बनाना चाहते थे स्वामी विवेकानंद जी, तो आज के इस क्लास में दोस्त हम देखने वाले स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श समाज यानी कि आइडियल सोसाइटी पे क्या थॉट्स हैं और एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में वो समाज में कौन कौन से सुधार करना चाहते थे और वो एक कैसा समाज बनाना चाहते थे। तो इन समाज के ऊपर और समाज में सुधार के ऊपर स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार हैं, हम ये देखने वाले हैं दोस्त। इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी। तो समाज के अंदर एक अच्छे इंसान का जो चरित्र होता है वो ठोकर खाकर ही बनता है और एक इससे दोस्त हम सब परिचित हैं। और ये बात आज से दोस्त कई सालों पहले स्वामी विवेकानंद जी कह के जा चुके हैं, जिनका जन्म दोस्तों 12 जनवरी 1863 को हुआ था और 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हुआ था। कहानी की दोस्तों शुरुआत उस टाइम से होती है जब ये बचपन में एक नरेंद्र नाम से जाने जाते थे। जब तक दोस्त इनको एक आम इंसान के तरह ही देखा जाता था और एक आम इंसान ही हुआ करते थे ये, जब तक ये एक रामकृष्ण परमहंस जी से नहीं मिल गए थे। ये वही इंसान है जो स्वामी विवेकानंद जी के दोस्तों गुरु कहलाए और इन्हीं के द्वारा दीक्षा शिक्षा लेकर दोस्त ये दुनिया भर के अंदर इन्होंने अपना नाम कमाया। चलिए पहले बात करते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्म और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म दोस्तों होता है नरेंद्र दास दत्त के रूप में। कलकत्ता के दोस्त एक अच्छे कुलीन परिवार में हुआ था, यानी कह सकते हो कि इनका जन्म एक अमीर घर में हुआ था। इनके जो पिताजी थे दोस्त विश्वनाथ दत्त, वो एक नामी और ग्रामीण दोस्त एक सफल वकील थे, एडवोकेट थे, काफ़ी लिबरल थे और वेस्टर्न कंट्री से यानी कि पश्चिमी देशों से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन है ना, इन सब कंट्री से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। अंग्रेजी की अच्छी नॉलेज थी, तो ये चाहते थे कि जब नरेंद्र दत्त बड़ा हो जाए तो वो भी इंग्लिश की नॉलेज रखे। लेकिन दोस्त इनकी जो माता थी वो विनेश्वर देवी, ये काफ़ी इंटेलिजेंट थी और रिलीजियस थी, यानी कह सकते हो कि धार्मिक प्रवृत्ति की थी, आध्यात्मिकता पे काफ़ी जुड़ी हुई थी। माँ से ही दोस्त इन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसके बारे में समझा। और जब ये सोया करते थे तो इनकी माता दोस्त यानी कि भुवनेश्वर देवी इनको रामायण और महाभारत की पूरी कहानियाँ सुनाया करती थी। तो इस तरह के दोस्त गुरु से दीक्षा लेना और माता से सनातन धर्म की संस्कृति और हिंदू धर्म के बारे में जानना माइंड ब्लोइंग दोस्त हुआ और इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आया उस दिन जब ये स्वामी किससे मिले दोस्त, जब ये अपने गुरु से मिले, रामकृष्ण परमहंस से मिले। तब जाके दोस्त इन्होंने अपना कह सकते हो कि अपना एक विराट रूप दिखाया। कहने का मतलब दोस्त यहाँ पे ये है, पहले स्वामी विवेकानंद जी का सफ़र क्या रहा। देखो 25 साल की एज में दोस्त इन्होंने घर छोड़ दिया अपना और उसके बाद एक मॉन्क बन गए, यानी कि दोस्त उसके बाद एक सन्यासी बन गए। और जब ये रामकृष्ण परमहंस से मिले उसके बाद इनकी ज़िंदगी में दोस्तों टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि उसी टाइम इनको ये पता चला कि अपनी पूरी ज़िंदगी मुझे समाज के लिए देना है, समाज में वो सुधार लाना है जो मैं देखना चाहता हूँ। सडनली दोस्त 1885 के अंदर कैंसर की बीमारी की वजह से इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के दोस्तों देहांत हो गया। इसके बाद इन्होंने इसी के नाम यानी कि इनके अपने गुरु के नाम पे इनके विचारों को आगे पहुंचाने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे दोस्त इन्होंने क्या किया, एक रामकृष्ण संघ बनाया जिसमें लोगों को जोड़ा। ताकि दोस्त याद करो, जब इससे पहले हमने राम मोहन राय के जब चैप्टर पढ़ा था हमने, राम मोहन रॉय क्या चाहते थे, समाज के अंदर जाति पाति का भेदभाव खत्म हो, सती प्रथा खत्म हो, जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, ये खत्म हो, है ना, तो इक्वलिटी हो महिला और पुरुषों के अंदर। तो एक तरीके से ब्रह्मो समाज की तरह दोस्त इन्होंने भी अपना एक मिशन तैयार किया जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। आगे चलकर दोस्त ये बहुत फेमस हुआ और आगे चल के इसने सामाजिक सुधारों के अंदर काम किया। जब ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर गए थे 1893 के अंदर, और दोस्त उस टाइम लगभग 11 सितंबर 1893 का वो दिन था जब इन्होंने ये कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, माई अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दोस्त पूरा अमेरिका झूम उठा और इस तरीके से इनसे प्रभावित होकर उसी टाइम एक लड़की ने, बहुत सुंदर कन्या थी, उसने ये कहा स्वामी विवेकानंद जी से कि क्या आप मुझसे शादी करोगे, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा हो वो आपकी तरह बुद्धिमान हो। दोस्त इसी टाइम ये हंसते हुए मुस्कुराते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है देवी, मैं एक ब्रह्मचर्य हूँ। मैं तो दोस्त इन्होंने बिल्कुल इस अंदाज में कहा कि ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इनका कहने का मतलब ये था कि मैं तो एक ब्रह्मचर्य हूँ, मैं कैसे आपसे विवाह कर सकता हूँ, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। अगर आपको मेरे जैसा पुत्री चाहिए तो आज से मैं आप का एक पुत्र हूँ और आप मेरी माँ हो। यानी कि दोस्त स्वामी विवेकानंद जी ने इनको दोस्त माँ कह दिया और उसी टाइम से ये जो है दोस्त, ये जो लड़की थी वो इनके चरणों में गिर गई, क्योंकि इनसे इतनी खुश हो गई वो। क्या माइंड ब्लोइंग माइंड है इनका। तो यार इस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने तो सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर के अंदर भारत की संस्कृति को पहुँचाया और दुनिया भर में नाम कमाया। दोस्त कम आयु के
इनका जो जीवन काल रहा, बहुत कम आयु में इनका देहांत हुआ, लेकिन फिर भी जो अपने कम आयु के काल में जो इन्होंने कर दिखाया, शायद दोस्त भारत के अंदर इनसे कोई और मतलब कि कोई तगड़ा पर्सनैलिटी का रहा हो। इनके अंदर विचारों की क्रांति थी जो दोस्त लोगों में जान फूंक देती थी। देखो, भारतीय को अंदर भारतीयता का ज्ञान देना ये स्वामी विवेकानंद से अच्छा दोस्त कोई नहीं जानता था। सबसे पहले तो इंडियंस इतने ही कमज़ोर थे क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा, देखो भारत गुलाम था उस टाइम, तो अंग्रेज़ों के द्वारा इंडियंस को उनकी कमज़ोरी कह के इतना कमज़ोर कर दिया गया था कि अब इंडियंस अंग्रेज़ों अगेंस्ट में बोलने से भी डरते थे। दोस्त ये वो इंसान हुए जिसमें लोगों ने दोस्त ये वो इंसान हुए जिन्होंने लोगों के अंदर जान फूंक दी, अपनी संस्कृति उनको अपनी ताकत की पहचान करवा दी। लोगों ने अंग्रेज़ों के दोस्त अगेंस्ट पे बोलना भी स्टार्ट किया, लोगों ने बुराई प्रथाओं को बोलना स्टार्ट किया, जो समाज के लिए गलत है उसके खिलाफ बोलना स्टार्ट किया। तो दोस्त ये सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी के दोस्त प्रभाव से ही हुआ था। ये दोस्त कहानी उस टाइम की है जब इनकी मृत्यु हो जाती है 4 जुलाई 1902 को। 39 ईयर के दोस्त थे उस टाइम, यानी मैंने आपको बताया कि बहुत अल्प आयु में इनका देहांत हो गया। तो 4 जुलाई को हमेशा युवा दिवस यानी कि यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभवी जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं दोस्त। अनुभव से बड़ा कोई टीचर नहीं है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है यही लाइफ में आपको काम आने वाला है दोस्त। तो इस तरीके से जो लेडीज़ वाली जो घटना हुई दोस्त, वो अमेरिका के अंदर जिस तरीके से उन्होंने उनको अपना हस्बैंड बनाने की सोची, बट दोस्तों ये उनके बेटे बन गए और उनको अपना माँ बना लिया। इस तरीके से अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया भर के अंदर अपने चरित्र, अपने व्यवहार और अपने माइंड ब्लोइंग दोस्तों इनकी जो एजुकेशन थी उससे पूरी दुनिया भर में फेमस हो गई है। स्वामी जी के दोस्तों जो अनमोल विचार हैं ये दुनिया भर में फेमस है। उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने मानव जन्म को सफल बनाओ और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। दोस्तों इस तरीके से इनके जो डेडिकेशन है वो आज यूथ कूल है, ठीक है। एंड हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति का विकास हो, ज्ञान का विस्तार हो, जिससे हम खुद के पैरों पर खड़े होने में सक्षम यानी कैपेबल हो जाए। दोस्त उस टाइम अंग्रेजों की अंग्रेजीगत शिक्षा थी। देखो ये अंग्रेजों के मेनली जो मेन उस टाइम प्रॉब्लम थी, ये एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी ये सरासर उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन पर आधारित थी और ये इस बात को समझ चुके थे जो आज भी हमारे समाज में चल रही है। ये दोस्तों रहा था फैमिली बैकग्राउंड और छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन। अब हम ये देखेंगे कि ये कैसा एक आदर्श समाज बनाना चाहते थे, आइडियल सोसाइटी। आखिर आदर्श समाज का मतलब क्या होता है, चलिए पहले आपको मैं इसका मतलब बता देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि मैं एक ऐसा समाज चाहता हूँ जहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए दोस्त। जब भी आपको मैं इसका मतलब बताता हूँ, पहले जो आदर्श वर्ड है, इस आदर्श वर्ड का मतलब क्या होता है। मान लो दोस्त अभी हम अपनी बात करते हैं, सोचो जरा, हम खुद चाहते हैं यार कि काश दुनिया ऐसी होती। जब इंसान अपने अकॉर्डिंग समाज को बनाना चाहता है तो वो एक फिलोसफर कहलाता है, जैसे कि प्लेटो था, एरिस्टोटल था। जैसे कि दोस्त प्लेटो ने कहा था कि जो धरती है यानी कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो जस्टिस पे बेस होना चाहिए, वो न्याय पे आधारित होना चाहिए। वैसे ही तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि एक आदर्श समाज एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पर एक ऐसा आदर्श समाज जहाँ पे सरकार यानी कि कोई गवर्नमेंट, कोई लॉ, इन सब की कोई नीड ही ना हो। कहने का मतलब दोस्तों ये है इनका सिंपल आदर्श समाज के ऊपर जो इन्होंने विचार दिए। एक ऐसी सोसाइटी ये बनाना चाहते थे, एक ऐसा समाज ये बनाना चाहते थे जहाँ पे कोई सरकार और जहाँ पे कोई कानून की किसी भी चीज़ की तो ज़रूरत ही ना पड़े। ये आइडियल सोसाइटी की फीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा सोसाइटी दोस्त ये बनाना चाहते थे जहाँ पे सेवा भावना से लोग काम करें, स्पिरिचुअलिटी के साथ काम करें, कोई निस्वार्थ ना हो, कोई सेल्फिश होकर काम ना करे, सहयोग और समन्वय यानी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाए, इंटरेस्ट और यानी कि दोस्त हित और अहित को देख के। देखो इंसान अपना बुरा और भला जानता है, किस चीज़ में उसका बुराई है, क्या करने से उसका भला होगा वो जानता है, तो वो अपने इसके अकॉर्डिंग काम करे, एकता की भावना से काम करे, सेंस ऑफ यूनिटी से काम करे। पुलिस, सेना, प्रशासन, न्यायालय, जैसे पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, कोर्ट हो गई, इन सब की इंसान को कोई ज़रूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि हम सब के सब ईश्वर के संतान हैं और हम सब दोस्त ईश्वर के अकॉर्डिंग जो नियम बनाए गए हैं एज ए ह्यूमन बीइंग दोस्त, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हम किसी और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ना चले। और इसलिए दोस्त इन्होंने एक इंसान को एक रैशनल यानी कि एक इंसान को दोस्त बुद्धिमान कहा कि एक इंसान गलत और सही में अंतर कर सकता है, तो इस तरीके से वो स्वतंत्र रूप से जी सकता है और इक्वल तरीके से जी सकता है। ये तरीके हैं दोस्त, यानी कि ऐसा समाज वो बनाना चाहते थे। तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब ये क्वेश्चन आता है यार कि वो आइडियल सोसाइटी चाहते थे, एक आदर्श समाज बनाना चाहते थे, तो स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श समाज कैसा होगा, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, जहाँ पे कोई कानून नहीं होगा, जहाँ पे सभी लोग सेवा भाव से काम करेंगे, सहयोग करेंगे दूसरे की, सही और गलत देख के काम करेंगे, सभी में यूनिटी होगी,
कोई भी दोस्त पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी सेना वगैरह, कोर्ट वगैरह, कोई भी कुछ भी नहीं होगा ये। बट हम सब के सब ईश्वर के संतान हैं, तो हम उन्हीं नियमों को मानेंगे जो नेचर ने हमें बना रखा है। दोस्त हम कोई घर में हमारे आता है तो हम स्कूल जाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर, हम खड़े हो जाते हैं ना, हमें किसी ने सिखाया नहीं है। बट वैसे कुछ नियम जो कस्टम चले आ रहे हैं, जो ईश्वर ने या नेचर ने हमें बताया, बस उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हम किसी और की अथॉरिटी ना हो, जहाँ पे दोस्त कोई भी स्ट्रगल ना हो, कोई मारकाट ना हो, बिल्कुल शांति हो। स्वामी विवेकानंद जी दोस्त यहाँ पे कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के लिए आदर्श समाज वह होगा जहाँ पे सत्य सबसे ऊपर होगा, यानी कि ऐसा समाज जो सच्चाई पे आधारित होना चाहिए। जैसे कि प्लेटो कहता था न्याय पे आधारित होना चाहिए, जस्टिस पे बेस्ड होना चाहिए। ये कहते दोस्त ट्रुथ पे बेस्ड होना चाहिए, यानी कि ऐसा समाज जहाँ पे सच्चाई पे आधारित होना चाहिए। सभी लोग, जितने भी लोग होंगे सोसाइटी के अंदर, वो सत्य का पालन करेंगे, ठीक है। यानी कि जो सबसे ऊपर होगा वो ट्रुथ होगा, ट्रुथनेस के अगेंस्ट में कोई नहीं जाएगा। आदर्श समाज वह होगा जहाँ पर आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक मतलब जहाँ पे एक इंसान आत्मा के परमात्मा से मिलन होगी। एक इंसान दोस्त मेनली आप कह सकते हो कि कोई भी गलत काम नहीं करेगा, चींटी तक को नहीं मारेगा। एकता होगी सभी में, भारतीय विचार और सामाजिक प्रगति के पाश्चात्य विचार का संश्लेषण होगा। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये हुआ, एक आदर्श समाज ऐसा होगा जहाँ पे इंडियन सोसाइटी के जो थॉट्स हैं, यानी कि भारतीय समाज के जो विचार हैं, और भारत में सामाजिक प्रगति यानी कि सोशल प्रोग्रेस करने के लिए हम वेस्टर्न कल्चर, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इनके जो अच्छे कल्चर्स हैं, इनकी जो अच्छी अच्छी संस्कृतियाँ हैं, जो इनके जो विचार हैं, हम उनको अपनाएंगे। तो इस तरह दोस्त इंडिया और वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता, इन दोनों को मिलाकर एक आइडियल सोसाइटी बनेगा, जो कि स्वामी विवेकानंद जी चाहते हैं। क्लियर है दोस्त, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? तो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ तक हमने जो भी पॉइंट देखा है, ये सब के सब आइडियल सोसाइटी के ये फीचर्स हैं हमारे, ये फीचर चल रहे हैं यहाँ पे, और ये सारे थॉट्स हैं इनके। तो इस समाज में सत्य के लिए तैयार रहना है, यानी कि सभी को सच्चाई बोलना है, सच्चाई पे बेस्ड होना चाहिए दोस्त, कोई भी छल कपट यहाँ पे नहीं होगा। तो ये ऐसा समाज बनाना चाहते थे। तो एक इनका आइडियल था, आइडियल मतलब एक सपने की दुनिया है ना, एक आदर्श, भाई मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए, तो उसी को बोला जाता है आदर्श, यानी कि आइडियल। अब यहाँ पे दोस्त बारी आती है, स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कहते हैं क्या, कि यदि समाज सत्य के लिए तैयार नहीं है, यानी अगर इंसान सच्चाई को नहीं स्वीकारता, वो चाहता है कि नहीं वो छल कपट के रास्ते पे चलेगा, तो ऐसे इंसान को जंगल में भेज देना चाहिए। वो वनवासी का जीवन बिताएगा, वो वन में रहेगा, लेकिन ऐसे इंसान को सभ्य समाज में रहने का कोई हक नहीं है, जो छल कपट और झूठ के सहारे पे चलने वाला है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी भी समाज में सभी स्त्री और पुरुषों में कार्य करने की क्षमता जो होती है, शक्ति जो होती है, बुद्धि यानी मस्तिष्क जो होती है, वो एक समान नहीं होती, यानी कि सभी के अंदर उनकी कैपेबिलिटी दोस्त, कोई ज़्यादा तेज होता है, कोई कम तेज होता है ना, कोई दोस्त कोई धुंधर होता है, बहुत तेज़ी से काम करता है, कोई मंद बुद्धि का होता है। तो इस तरीके से कह सकते हो कि इन्होंने बताया स्वामी विवेकानंद जी ने कि अलग अलग तरीके के लोग समाज में होते हैं, वे संसार का मोह पूरी तरह त्याग करने में सक्षम नहीं होते। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, हिंदू धर्म में उनके लिए भी श्रेणीगत अनुशासन है जो इन्हें आध्यात्मिक श्रेष्ठता की ओर ले जाएगा। जो ऐसे लोग हैं, यानी कि जो कह सकते हो कि जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, उनको इन्होंने आध्यात्मिकता से जोड़ने के बारे में कहा है। तो इसलिए आज कहा जाता है कि इंसान जब आध्यात्मिकता की ओर झुकता है, यानी आध्यात्मिकता मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से है, जब इंसान भगवान या एक कह सकते हो कि उस चीज़ में विश्वास करता है जिससे उसको लगे कि यार मुझे इस पर विश्वास करने से मेरी वो इच्छाएं हैं, जो मेरी अंदर की जो इंटेलिजेंसी है वो बाहर निकल के आएगी, जो हिडन टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग में काम कर पाऊंगा, है ना। अंदर जो मेरे अंदर जो शक्ति छुपी हुई है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हर एक इंसान के अंदर तो कोई ना कोई पावर है, कोई ना कोई दोस्तों ऐसा टैलेंट है जिसको वो दिखा सकता है। बट होता क्या है, जब दिखाने की बारी आती है तो बहुत लेट हो जाता है। तो ये चीज़ दोस्त हमें स्टार्टिंग में समझना होगा। विवेकानंद जी का यहाँ पे मानना था कि प्राचीन भारतीय इतिहास में क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में हमेशा संघर्ष होते रहते थे, क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो कस्टम्स के अकॉर्डिंग काम करते थे, और जो क्षत्रिय थे वो रेडिकल उदारवाद थे, यानी कि दोस्त वो लिबरल तो थे बट वो रेडिकल थे। रेडिकल मतलब जो मारकाट भी करते थे, युद्ध भी लड़ते थे। तो इसलिए दोस्त इन्होंने बताया जो जब ये इनका जब समाज चल रहा था, जिस टाइम के दोस्त ये हैं, उस टाइम वर्ण व्यवस्था सोसाइटी के अंदर हुआ करता था। तो एक धार्मिक चिंतक और सुधारवादी होते हुए भी धर्म सुधार के लक्ष्य की प्राप्ति पे दोस्त इन्होंने बल दी, यानी कि धर्म के अंदर सुधार होना चाहिए। इसके ऐसा सुधार, इन्होंने दोस्त मूर्ति पूजा का विरोध तो नहीं किया दोस्त राजा राम मोहन रॉय के जैसा, बट इन्होंने ये कहा कि धर्म में जो छुआछूत जैसी बीमारियां, इंटेलेक्चुअलिटी है, ये खत्म होना चाहिए। दलितों के साथ दोस्तों जो अत्याचार होता है ये खत्म होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात इनकी ये रही। आगे चल के दोस्तों जब इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी तो इसका मेन मकसद यही था, दुनिया भर के लोगों को धर्म की आत्मिकता
के साधन के रूप में लोगों को ये बताना कि धर्म का पालन करना सबसे बड़ा दोस्तों पालन होता है, यानी कि धर्म की आध्यात्मिक साधना को सभी लोगों तक पहुंचाना है हमें। धर्म मतलब यहाँ पे देखो कोई एक स्पेशल, हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म को बढ़ाना है, बल्कि हमें इंसान के अंदर इंसानियत को बढ़ाना है, इंसान के अंदर इंसानियत का पाठ सिखाना है। यही दोस्त हमें स्पिरिचुअलिटी के द्वारा पता चलता है। जब इंसान शांति से एकाग्रता के द्वारा मेडिटेशन दोस्त करता है, तब उसको समझ में आता है कि हाँ यार हम भी कुछ हैं। अब इंसान दोस्तों 20-25 साल का हो जाता है, बट उसने अपने ऊपर कभी 20-25 मिनट भी सही से नहीं दिया हुआ। तो ये चाहते थे कि भारत के अंदर जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं और बुराइयाँ हैं, ये इसका विरोध करते थे, यानी कि अपोज करते थे सोशल इविल एंड जो मेन जो कुरीतियाँ जो कस्टम चले आ रहे हैं उनका। तो मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक विकास पे बल देते थे कि एक इंसान मोरलिटी के रास्ते पे चले, नैतिकता के रास्ते पे चले और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चले, है ना। यानी कि एक इंसान अपना एक जो आत्मा है उसकी परमात्मा से मिलन करे। ठीक है, मेन जो दोस्त इंसान का धरती पर आने का मकसद है अपने को मतलब कि भगवान से जोड़ के चले, उसी में दोस्तों सबको शांति है एक इंसान की। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि जाति एक बहुत अच्छी चीज़ है और हम इसका पालन, यानी कि हमें इसका पालन करना चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे जाति ना हो। दोस्त यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्टिंग में जाति पाति का सपोर्ट किया था, बट आगे चल के दोस्त इन्होंने जाति पाति का अपोज किया, ये कहते हुए कि जाति के वजह से समाज में जो स्ट्रगल हो रहा है, कुछ लोग जातियों को नीचा और ऊंचा बनाने में दोस्तों लगे पड़े अपने बिजनेस करने के लिए ढोंग करके। तो ऐसे लोगों का दोस्तों ने आगे चल के विरोध किया क्योंकि अनटचेबिलिटी की वजह से दिक्कत हुई। उनका दोस्तों कहना यह था, यानी स्वामी विवेकानंद जी का कहना यह था, सभी मनुष्य समान है और सभी को समान आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, सभी को उनका हक मिलना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों इन्होंने ये कहा एक एग्जाम्पल देके कि जिस तरीके से एक ईंट को जोड़ जोड़ के दोस्तों पूरा एक दीवार बना दिया जाता है, वैसे ही एक इंसान से दो इंसान, उसी तरीके से पूरा इंसान मिलके आपस में एक सोसाइटी बनाते हैं। अगर सोसाइटी का एक इंसान में वीक है, कमज़ोर है, तो वो कुछ ऐसे काम करेगा, कुछ ऐसे कुकर्म करेगा जिससे पूरी सोसाइटी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमें सोसाइटी में सभी को लेकर चलना है, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। रूढ़िवाद और अस्पृश्यता दोस्त सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि इन्होंने कंजर्वेटिज्म का काफ़ी अपोज किया कि जो पुरानी दक्यानुसी विचार है, जो रूढ़िवादी जो बहुत पुरानी परंपराएं चली आ रही है, इन्होंने उसका अपोज किया क्योंकि हमें उसको ठीक तरीके से अपनाना है, बल्कि बस जो चले आ रहा है 2000 2,500 साल पहले से, हमें उसको इस तरीके से नहीं अपनाना जैसे कि वर्ण व्यवस्था में जाति पाति का जो भेदभाव है, जो छुआछूत है ना, अनटचेबिलिटी हो गया, स्पर्शता हो गया, तो इसका इन्होंने विरोध किया था। और अगर हम इसका विरोध नहीं करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, तो जल्द सामाजिक पतन हो जाएगा, यानी कि समाज पूरा टूट जाएगा, समाज बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे चंद लोगों ने क्या कर रखा है दोस्त, समाज के अंदर रूढ़िवादी विचारों को बढ़ाकर, जैसे कि आज मान लो कि ब्राह्मण कुछ करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने 2000 साल पहले ऐसे कर रखा है, तो आज भी हमें ऐसा करना चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसे सिर्फ धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा काम कर रखा है। और उस टाइम दोस्तों ऐसा सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था, भरा हुआ था। इसलिए इन्होंने ये कहा कि रूढ़िवादी जो कंजर्वेटिज्म हमारा सोसाइटी है उसका हमें अपोज करना है। जो अस्पृश्यता है दोस्त, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये सोसाइटी के चंद लोगों के द्वारा इसको प्रमोट किया गया है ताकि ये धर्म के ठेकेदार जो है इनका बिजनेस चलता रहे। अगर हम इनका अपोज नहीं करते तो सोसाइटी जल्द हमारी पतन हो जाएगी, बढ़ जाएगी, टूट जाएगी। दोस्त यहाँ पे विवेकानंद जी का कहना था कि हर देश दोस्त, यहाँ पे ध्यान रखना, जैसा वह आज है इसके पीछे हजारों वर्षों के लिए जो स्ट्रगल हुए हैं दोस्त, जो संघर्ष करके गए हैं महान पुरुष से, उनके कर्म हैं। यानी कि आज देश, जितने भी देश दुनिया में दोस्त हैं, हर देश जैसा वह आज है इसके पीछे हजारों वर्षों के कर्म हैं, उनके पीछे उनके अपने रीति रिवाज हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी है, यानी कि इंडिया के साथ भी है। हम उन्हें नहीं अपना सकते, इसलिए पाश्चात्य समाज का अनुकरण बिल्कुल गलत है, व्यर्थ है। यहाँ पे दोस्त आपको ये समझना है कि इनका ये कहना है कि जो हमारी संस्कृति है वो बहुत सदियों से चले आ रही है। हमारी भी अपनी एक कल्चर है, हमारी अपनी संस्कृति है, खान पान, रहन सहन, पहनावा है, जैसे वेस्टर्न कल्चर का है। बट अगर हम वेस्टर्न कल्चर को अपना लेते हैं और हम अपने ही देश का नहीं अपनाते हैं तो ये टोटल व्यर्थ होगा, ये बिल्कुल गलत होगा, टोटली पॉइंटलेस होगा। तो ये सोचते हैं और ये दोस्तों इस चीज़ पे फोर्स करते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारे देश की कल्चर है हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए। दोस्त आप ज़रा खुद से सोचो, जो बरसों चला आ रहा है, जो सदियों चला आ रहा है, हम उसको डायरेक्टली छोड़कर कोई नया कल्चर कैसे अपना सकते हैं? टोटली ये इम्पॉसिबल है। बट आज की दोस्तों पूरी सोसाइटी, अगर विवेकानंद जी आज होते तो आज वो क्या कहते हैं आज की सोसाइटी को देख के? जिस तरह के दोस्त हमने पूरा वेस्टर्नाइजेशन कर दिया, पूरा पश्चिमीकरण कर दिया, अपने खान पान, रहन सहन, बोलचाल का पहनावे, सब चीज़ में दोस्त अपना चेंज कर दिया हमने। आज
पहले इंसान दोस्त, हम जब छोटे बच्चे हुआ करते थे हम गलियों में खेला करते थे, बट आज अगर बच्चे को गली में छोड़ दो तो उसका मन नहीं लगेगा, वो घर में आके वापस फ़ोन उठा लेगा। अब वो दोस्त खाना खा रहा है, सुबह ब्रश कर रहा है तो फ़ोन उसके हाथ में होता है, या गाना सुन रहा होगा तो कम गेम खेल रहा होगा। ऐसी सोसाइटी के बारे में दोस्त विवेकानंद जी ने आज से पहले कभी सोचा तक नहीं होगा। खुद सोच के देखो यार आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। समाज में सुधार संबंधी स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार थे। यानी कि दोस्त ये तो हमने बात कर ली है यहाँ तक आइडियल सोसाइटी की। दोस्त अभी तक हमने यहाँ पे जो भी बात किया है वो सारी बातें इनकी थी आइडियल सोसाइटी के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी समाज में सुधार लाना चाहते थे, तो वो ऐसे कौन से रिफॉर्म करना चाहते थे, चलिए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जाति व्यवस्था और ब्राह्मण प्रभुत्व का इन्होंने विरोध किया। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इन्होंने जाति बातों को सही बताया, हमें जाति का पालन करना चाहिए, हम जिस कास्ट में हमें उसको फॉलो करना चाहिए। बट आगे चल के दोस्तों इन्होंने इस कास्टिज्म का इन्होंने अपोज किया, ये कहते हुए कि जाति व्यवस्था के अंदर ब्राह्मणों का प्रभुत्व है और इस वजह से ये काफ़ी संकीर्ण हो चुके हैं। यानी कि दो जातिगत संकीर्ण रूढ़िवादी भेदभावों को मिटाने के लिए जातीय समानता जरूरी है। यानी कि दो जाति के अंदर भी समानता जरूरी है, क्योंकि जो रूढ़िवादी विचार है यानी कि ब्राह्मणों ने पुरानी परंपराओं को अभी लाकर लोगों पे इस तरीके से थोप दिया है कि अब ब्राह्मण सबसे ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं। और इस वजह से दो समाज में अनटचेबिलिटी, बाकी और जो भेदभाव की प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, वो विद्यमान थी। तो चाहते हैं दोस्त विवेकानंद जी कि ये खत्म किया जाए। उच्च को निम्न स्तर तक लाने के बजाय हमें निम्न को उच्च स्तर तक लेके जाना ही सही है। दोस्त ये सबसे बड़ी बात कही यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने। दोस्त यहाँ तक क्या कहा इन्होंने, अगर कोई अपर कास्ट का है तो उसको लोअर कास्ट में मत लेकर आओ। यानी कि कोई ऊंची जाति का है, कोई ऊंचे धर्म में अंदर यानी कि ऊंचे कास्ट में हुआ है उसका जन्म, तो उसको नीचे लेकर नहीं आना। जो निम्न जाति का है हमें उसको ही ऊपर लेकर जाना चाहिए, उसको इस तरीके से कैपेबल होना चाहिए एजुकेशन के द्वारा, दोस्तों अपने सभ्य समाज में संस्कृति के द्वारा, है ना, अपने दोस्तों रहन सहन खान पान बोलचाल इस तरीके से, ताकि वो बराबरी का दर्जा हासिल कर सके, कोई भेदभाव ना हो। और दोस्त ऐसा वो वैसे और शूद्रों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि शूद्र के समाज में दोस्तों क्या हाल थी ये हम सबको पता है। जिनको दोस्त इनको यानी कि ब्राह्मण के दोस्त ब्रह्मा जी के इनको तलवे के नीचे रखा जाता था और समाज में बिल्कुल इनको अलग रखा जाता था। अनटचेबिलिटी के दोस्त शिकार सुधरी हुए आगे चल के। चलिए दोस्त नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं ये कि जो ब्राह्मण का प्रभुत्व है ये अधिकारवाद है, यानी कि इनका हेजमनी है और इसी वजह से इन्होंने इसकी क्रिटिसाइज करी है। ईश्वरीय संतान होने के कारण दोस्त सभी मनुष्य समान है, हम सब के सब ईश्वर के संतान हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, महिला हो पुरुष हो। उनमें दोस्त देखा जाए तो जातिगत आधार पर ये जो भेदभाव किया जाता है वो आर्टिफिशियल है, वो कृत्रिम है, ठीक है। और ये भेदभाव मानवता के अनुकूल नहीं है, इसलिए हमें जाति पाति का विरोध करना है जो इंसान और इंसानियत के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है। ब्राह्मणों के समान स्वयं के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित कर लेनी चाहिए। यानी कि दोस्त इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ब्राह्मणों को समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जिस तरीके से ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा मिली है समाज के अंदर, वैसे ही लोअर कास्ट के लोगों को भी, जो लोअर है सोसाइटी में जिनको निम्न माना जाता है, उनको भी अपर कास्ट यानी ब्राह्मणों की तरह ही प्रतिष्ठा हासिल करनी चाहिए। ना कि हम ब्राह्मणों को बोलेंगे कि तुम अपनी प्रतिष्ठा घटाओ और लोअर कास्ट की तरह कर लो, ऐसा नहीं। विवेकानंद जी ने कहा कि हमें खुद इस कैपेबल बनना है ताकि हम ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग आ सके। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों ने सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रखा था कि ब्राह्मणों को दर्जा कोई हासिल ही नहीं कर सकता था। सोसाइटी के अंदर ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहते थे कि हम तो रिप्रेजेंटेटिव हैं ईश्वर के। नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों इन्होंने क्या कहा, रूढ़िवाद और अस्पृश्यता यानी कि जो अनटचेबिलिटी है, इन्होंने इसका अपोज किया। अब दो छुआछूत की बीमारी जो भारत के अंदर बहुत वर्षों तक रही है, जिसमें निम्न जाति लोगों को अगर कोई ब्राह्मण की परछाई भी उसके ऊपर पड़ जाए तो उसको नहाना पड़ जाता था, तो उस सामान दूर से लेना, इस तरीके से छुआछूत को ख़त्म करने पे इन्होंने विवेकानंद जी ने दोस्तों ज़्यादा फोर्स किया। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, दलितों का उत्थान करना। समाज के अंदर एक ऐसी कास्ट दलित कास्ट जो कि दोस्त काफ़ी मतलब कि सप्रेस यानी कि दोस्त काफ़ी इनके साथ ऑप्रेस होता था, काफ़ी पीड़ित थी, जिनमें दोस्त इनको सोसाइटी से बिल्कुल अलग और काफ़ी भेदभाव के शिकार हुए, जिसमें दोस्तों हम भारत के बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्थान भी आता है, वो दलित से ही बिलोंग करते थे। और इस तरीके से इन्होंने दलितों के उत्थान की बात कही कि समाज के अंदर दलितों को भी वही स्थान मिलना चाहिए, वही दोस्त सम्मान मिलना चाहिए जैसे और लोगों को मिलता है। दोस्त इन्होंने कहा कि हमें इन दलितों को गले लगा के रखना चाहिए, गले लगाना चाहिए, हमें इंसान का इंसानियत से प्रेम करना चाहिए, ना कि जाति पाति से करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्त, फोर्थ पॉइंट में कि तत्कालीन शिक्षा पद्धति के अपोज में थे। इन्होंने ये क्या कहा था दोस्त, अब यहाँ पे समझिए आप, उनके अनुसार यानी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए दोस्त, शिक्षा का लक्ष्य
मनुष्य मस्तिष्क में विभिन्न तरह के जो ज्ञान है, जो डेटा है, सूचनाएं हैं, उसको ठूसना नहीं होता। आज के दोस्त हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिंपल वो यही है, अलग अलग डेटा को, ईयर्स को, यानी आंकड़े को इंसानों के मन में, मस्तिष्क में, माइंड में दोस्त ठूसा जाता है। तो ये इसके विरोध में थे और ये जो सिस्टम है दोस्त ये अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई गई थी और आज तक जो चली आ रही है दोस्त, अगर आप देखोगे तो ये आज भी चली आ रही है, लिंकन आयोग के द्वारा दोस्त जो किया गया था। उसे ऐसा ज्ञान प्रदान करना है, हमें इंसानों को ऐसा ज्ञान देना है जिसका उपयोग करके वह स्वयं रचनात्मक, यानी कि दोस्त वो ऐसा एक आर्टिफिशियल, या कह सकते हो कि वो अपने आप को आगे निखार सके, अपने टैलेंट को आगे दिखा सके, जीवन और चरित्र निर्माण कर सके। वह वास्तविक दृष्टि से एक मनुष्य बन पाएगा जब वो अपने टैलेंट को आगे दिखा पाएगा। लेकिन दोस्त अगर ज्ञान ठोस के अगर उसको हम अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो वैसा नहीं हो सकता। अब एक इंसान दोस्त अगर वो गेम में बहुत अच्छा है दोस्त, पबजी बहुत अच्छा खेल लेता है, तो आपको पता दोस्त अमेरिका में एक रिसर्च हुई है, जो पबजी अच्छा खेल लेते हैं उनको दिमाग बहुत तेज है, यानी गेम खेलने वालों का दिमाग बहुत तेज होता है। ये दोस्तों अमेरिका के रिसर्च में पाया गया है। तो जो अच्छा जिस फील्ड में है वो आगे चलकर उस फील्ड में और बेहतर कर सकता है। कौन कहता है दोस्तों गेम खेलना गलत है? लिमिट से हम जो भी चाहे हम वो कर सकते हैं, बट एक लिमिट होती है उसकी। प्राचीन दोस्तों गुरुकुल प्रणाली की जो शिक्षा होती थी ये इसके समर्थक थे। ये कहते थे जो गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा है इसके समर्थक है, और गुरु शिष्य की जो परंपरा है ये इसको फिर से जीवित करना चाहते थे। कि एक गुरु होता था, है ना, परमहंस जी की तरह भाई, जो एक बहुत अच्छे दो शिष्य बने थे ये अपने गुरु के, परमहंस जी के। ये कहते थे कि गुरु के बिना दोस्तों ज्ञान तो नहीं मिलता, और गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो दोस्तों कह सकते हो कि आत्मा का परमात्मा जैसा संबंध होता है। इसलिए ये चाहते हैं जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है ना दोस्त, जहाँ पे मतलब कि बिल्कुल इंसान सिर्फ शिक्षा लेता है और वो व्यवहारिक प्रैक्टिकली एजुकेशन वहाँ पे मिलती है एक इंसान को, तो ये उस चीज़ के सपोर्टर थे। विद्यार्थी अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करे तभी दोस्त उसको वास्तविक ज्ञान का पता चलेगा, ताकि हम अपने जो प्राचीन गौरव है, हमारे जो एंशेंट, हमारी जो ग्लोरी है हमारे देश की, वो दुनिया भर में आगे पहुँच पाएगी। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वे अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे, लेकिन अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के विरोधी बिल्कुल नहीं थे। मैंने दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इनके पिता थे वो वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी प्रभावित थे और उनको इंग्लिश, दो संस्कृत, काफ़ी सारी लैंग्वेज के उनको नॉलेज था। तो वो चाहते थे विवेकानंद जी इनको भी इंग्लिश आए, तो दोस्त इनको इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी आती थी। इसलिए इन्होंने कहा कि इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, हम दुनिया भर के नॉलेज को समझ पाएंगे, क्योंकि भारत देशों के अंदर इंग्लिश के नॉलेज का प्रचार होता है। तो इन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे। जो अंग्रेज शिक्षा चाहते थे भारत के अंदर लोगों को सिर्फ दिमाग में ठूसना, वो शकल सूरत से सिर्फ इंडियन होंगे बट दोस्त अंदर से पूरे वो अंग्रेजी बन जाएंगे, यानी कि अंग्रेजों के गुलाम, मानसिक गुलाम भी बन जाएंगे उनके अंदर में दोस्त। इसलिए वो उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी हूँ बट अंग्रेजी भाषा के विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसलिए दोस्त ने अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट है हमारे पास पश्चिमी अंधानुकरण का विरोध करना। देखो इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिया के अंदर मेनली जो भारतीय लोग हैं उनको अपनी संस्कृति को अपनाना और प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि हम अपने देश की जो गौरवमयी जो हमारी संस्कृति रही है, हमें अपनी ग्लोरी को, अपने गौरवपन को दुनिया भर में दिखा सके। दोस्त इसलिए इन्होंने बताया कि जो पश्चिमी दिन है, यानी कि जिस दिन आप विकास की दृष्टि से पश्चिम का अंधानुकरण करेंगे उस दिन दोस्त आप नष्ट हो जाएंगे। यानी कि जिस दिन दोस्त अगर हम अपनी कल्चर को छोड़ के, इंडियन कल्चर को छोड़ के हम अमेरिकन, अलग अलग वेस्टर्न कंट्री की हम कल्चर को देखें और हम डायरेक्टली उसको अडॉप्ट करते जाए और हमारी अपनी संस्कृति खत्म हो जाएगी दोस्त, तो तब इन्होंने कहा कि जिस दिन आपकी खुद की संस्कृति खत्म हो जाएगी, कल्चर खत्म हो जाएगी, आप दोस्त खुद नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा कि आप कहाँ के हो, आपकी संस्कृति क्या है। इसलिए दोस्त हमें अपने धर्म का भी पालन करना चाहिए, हमें अपनी संस्कृतियों का भी सम्मान करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो विवेकानंद जी का दोस्त यहाँ पे साफ कहना था कि हर देश और उसके समाज की उन्नति उस देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के माध्यम से ही हो सकती है। इसलिए दोस्त इन्होंने अपनी संस्कृति को दुनिया भर में फैलाया और अपने कल्चर्स का पूरा सम्मान किया। दोस्त ये कहा करते थे कि भारत का यूरोपीकरण करना असंभव है और ये मूर्खतापूर्ण है, ये भारत में दोस्तों हो ही नहीं सकता। और ये बात इन्होंने ये साफ, देखो जब अंग्रेज भारत में आए थे तो क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे थे वो, कि भारत के अंदर वो भारतीय इंडियंस को कन्वर्ट करेंगे क्रिश्चियनिटी में, यानी क्रिश्चियन बनाएंगे उनको। तो दोस्त इन्होंने धर्म का जो पाठ पढ़ाया और इन्होंने दोस्त इनसे बड़ा कोई भारत में सच्चा धर्म का समर्थक हुआ ही नहीं। वो बिल्कुल कट्टर धर्म के समर्थक और कट्टर दोस्तों राष्ट्रवाद थे, बिल्कुल कट्टर राष्ट्रवाद। अंग्रेजों ने दोस्त जब भारत आज़ाद हुआ था तो उनकी एक लाइब्रेरी के अंदर एक बुक रखी पड़ी है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, उस है ना एक उस बुक है, उस बुक का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे इस टाइम, हमारे दोस्तों कॉलेज का टाइम में पढ़ाया गया था हमें। उसमें साफ ये लिखा हुआ था कि अंग्रेजों ने इस बात को साफ कहा था
कि भारत के अंदर जो दोस्त ईसाई मिशनरी होती है, जो क्रिश्चियनिटी की जो मिशनरी होती है, जो प्रसार करती है लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, उनकी एक अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी गलती है भारत के अंदर यानी कि इंडियन सोसाइटी के अंदर ईसाई मिशनरियों को भेजना, यानी क्रिश्चियनिटी के जो मिशनरी होते हैं प्रसार करने जाते हैं उनको भेजना। क्योंकि भारतीय लोगों के अंदर इतनी सद्भावना है अपनी संस्कृति को लेकर, और स्वामी विवेकानंद जैसे दोस्त जिस देश के अंदर जन्म लेंगे उस देश का दोस्तों सौभाग्य ही होगा, और ये दोस्तों अंग्रेजों ने भी माना था। बट इन्होंने दोस्त स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने वेस्टर्न कल्चर का विरोध किया क्योंकि हमें अपने कल्चर का सम्मान करना चाहिए। बट इन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमीकरण के अंदर जो संस्कृति वहाँ की बेहतर है, जो अच्छी है, हमें उसको अपनाना चाहिए, नो डाउट इसके अंदर। जैसे कि दोस्त समानता है ना, जो इक्वलिटी होगी, लिबर्टी होगी, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर लिबर्टी का कंसेप्ट निकल कर आया। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ से दोस्त इक्वलिटी आया है ना, दोस्त लिबर्टी भी था एंड फर्टर्निटी भी निकल कर आया, बंधुत्व का सिद्धांत निकल कर आया। समाजवाद दोस्तों वेस्टर्न कल्चर की कहीं ना कहीं दोस्तों रशिया से निकल कर आया, यूएसएसआर से। तो इन्होंने कहा कि हमें जो चीज़ दुनिया में है हमें उसको अपनाना चाहिए, बट जो अच्छी है, जो हमारे समाज के लिए है, यानी कि उससे हमारे समाज का भला होता है। तो भारतीय समाज में कुरीतियों और अंधविश्वासों के दोस्तों उन्मूलन करने के लिए हमें वेस्टर्न कल्चर को भी अपनाना चाहिए ताकि इन कुरीतियों को हम ख़त्म कर सकें। क्योंकि दोस्त ऐसी जो बुराइयां हैं ये वेस्टर्न कल्चर में तो नहीं देखी गई, यानी पश्चिमी देशों में तो नहीं है। अब सती प्रथा थोड़ी अमेरिका में थी भाई, है वहाँ पे कुछ और अलग प्रथा हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन सती प्रथा तो नहीं थी यार। खुद सोचो, महिलाओं में दोस्तों अगर देखा जाए तो मेल पुरुष के, महिला और पुरुष में दोस्तों जो असमानता है दोस्तों दुनिया में हर कंट्री में देखा गया है, चाहे किसी कंट्री में कम हो किसी में ज़्यादा हो, बट कहीं ना कहीं सब जगह देखा गया है ना। लेकिन दोस्त सती प्रथा जैसे ये बीमारी भाई, अनटचुअलिटी भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा थी, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। दोस्त मूर्ति पूजा के ये समर्थक थे। इनका ये कहना था, जैसे कि राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने ये कहा था कि मूर्ति पूजा का सिंपल इन्हें विरोध किया कि मूर्ति पूजा गलत है, बिल्कुल ही हमें एक ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। लेकिन दोस्त यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए। इनका दोस्त तर्क ये था कि एक इंसान सीधे भगवान के पास तो नहीं जा सकता भाई, भगवान तो देख के तो नहीं सकता, तो उसको इस चीज़ का आभास हो कि ईश्वर मेरे पास है, इसलिए वो इंसान मूर्ति का पूजा करता है ताकि उसको कनेक्टिविटी का अभाव हो कि भाई मेरे पास भगवान है, और मैं जिनको एक जिस पत्थर को दोस्तों पूज रहे होते हैं, जिस मूर्ति को पूज रहे होते हैं, तो वो उनको भगवान उनके पास है, वो इस चीज़ का उनको फील करवाता है, आभास करवाता है। तो ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इसलिए ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे, है ना दोस्त। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि मूर्ति पूजा के द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे उच्च कोटि के संत महापुरुष का निर्माण हो सकता है, तो फिर मेरा कहना है कि आप एक नहीं अनेक मूर्तियों की पूजा करो। क्योंकि दोस्तों परमहंस जी थे, दोस्तों एक मंदिर के पुजारी थे, ये आपको पता होना चाहिए, और इसी पुजारी के पास इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी अपनी। तो ये इसलिए इन्होंने ये कहा कि एक महान पुजारी यानी कि एक महान स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिसका अगर एक के मूर्ति पूजा करके इतने महान बन सकते हैं ये, तो आप एक नहीं अनेक मूर्ति की पूजा कीजिए, आप महान भी बन जाओगे। तो सातवें पॉइंट में इन्होंने कहा, क्या कहा, शांतिपूर्ण साधनों से सामाजिक परिवर्तन करना। देखो इन्होंने हिंसा की बात नहीं करी। अगर समाज में हमें चेंजेस भी लाना है, जो बुरी प्रथा है समाज में दोस्तों, जो बुराइयां फैला रही है हमें, अगर हमें उनके अगेंस्ट में हमें कोई दोस्त कह सकते हो कि अगर हमें मिशन चलाना है या अपने कोई समूह के द्वारा कोई मांग करनी है, जो समाज में बुराइयों ख़त्म करना है, तो हमें हिंसा नहीं करना, मार काट नहीं करना, हमें सारा काम शांति प्रिय है ना, यानी शांतिपूर्वक करना है। लास्ट में दोस्तों निष्कर्ष रूप में मैं कह सकता हूँ ये कि भारत के अंदर इनके द्वारा जो विचार दी गई, उनसे भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना और लोगों दोस्त जो अब तक जागे हुए थे उनको जगाने का काम किया, यानी कि दोस्तों जो अभी तक सो रखे थे उनको जगाने का काम किया, और दोस्त लोगों के अंदर जान फूंक दी। और भारत में दोस्त जितने भी लोग थे उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया, आत्मविश्वास पैदा कर दिया कि उनके अंदर जो पावर है, उनके अंदर जो शक्ति है, वो बहुत कुछ उससे कर सकते हैं। और भारतीय लोगों में दोस्त एकता पैदा करी, यानी कि एकता इन्होंने कर दिया दोस्त। फाइनली दोस्त दलित वर्ग के उन्होंने उत्थान पे जो इन्होंने अपने विचार दिए कि दलितों का उत्थान होना चाहिए, ये विचार दोस्तों उस टाइम सबसे पहले थे, इसलिए इन्होंने दलित वर्ग के उत्थान की बात करी, जो डिप्रेस्ड क्लास है हमारी सोसाइटी के। वो रामकृष्ण दोस्तों मिशन के द्वारा इन्होंने इंडियन सोसाइटी के अंदर सुधार, जैसे अनटचुअलिटी हो गया, जाति प्रथा में भेदभाव हो गया दोस्त, महिला में इक्वलिटी एंड दोस्त महिला एजुकेशन की इन्होंने बात करी। तो सब तरीके से बात करके इन्होंने रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक दोस्तों जो पहले इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, स्पिरिचुअलिटी को, उन्होंने भारतीयों के हृदय पर नहीं बल्कि विदेशियों के दिलों में भी इन्होंने राज किया और अपनी गहरी
छाप छोड़ दी। दोस्त शायद ही आज इनके बारे में कोई नहीं जानता हो दुनिया में दोस्त, और शायद ही दोस्त इनके जो विचार हैं इनको हम मिटा सकते हो। तो इस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में रोमा रोला, दोस्त इनका नाम याद रखना आप, किसने कहा था? रोमा रोला ने इनके बारे में कहा था कि आध्यात्मिक जगत का नेपोलियन है स्वामी विवेकानंद जी। किसने कहा था ये? रोमा रोला ने कहा था। क्या कि रोमा रोला ने दोस्तों उन्हें आध्यात्मिक जगत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि दोस्त जिस तरीके से इन्हें स्पिरिचुअलिटी के, जिस तरीके से उन्हें अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ा, ये दोस्तों माइंड ब्लोइंग था। इसमें दोस्त जो कुछ क्वेश्चन है जो बनकर आ सकते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप। विवेकानंद जी किस प्रकार भारतीय समाज में पुनर्जीवित करना चाहते थे, यानी कि समाज में जो सुधार चाहते थे वो, ये इनके विचार बताना है। आदर्श समाज दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय समाज में सुधार संबंधी विवेकानंद जी के विचार। जाति व्यवस्था पर विवेकानंद जी के विचार। स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों राम परमहंस के जो थे, यानी इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनका क्या प्रभाव पड़ा इनके ऊपर। एंड आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में स्वामी विवेकानंद जी के योगदान। दोस्तों इन सभी का आंसर एक ही होगा, क्या? जाति प्रथा में, यानी कि समाज सुधार में वो क्या क्या चाहते थे दोस्तों। वो सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए वो आपको लिखना है दोस्त। फाइनली इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्लास खत्म होती है। जो अभी मैंने आपको नोट्स बताए हैं दोस्त, इंडिया पॉलिटिकल थॉट के नोट्स जरूर लेना, आपके सभी चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। बहुत ईजी तरीके से मैंने समझा रखे हैं। तो नोट्स की दोस्तों लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अभी जो मैंने स्लाइड्स के द्वारा आपको मैंने जो पढ़ाया, ये दोस्तों स्लाइड्स जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इन स्लाइड्स के लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोस्त। टेलीग्राम का लिंक, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर मैं आपको ये स्लाइड्स दे दूंगा। और अगर दोस्त चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो कैसे लगी मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं आपसे मिलूंगा दोस्त जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। अपना प्यार वहीं बनाए रखिएगा और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।